हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी माई वे। माय नेम इज़ मोहित और दोस्तों ये है मेरी प्रोफाइल। तो जैसे कि आपको पता है, हमने साइंस की अपनी सीरीज़ को स्टार्ट किया था और पिछली क्लास में हमने दोस्तों लाइट चैप्टर सारा कंप्लीट किया था। तो जो भी स्टूडेंट्स नए हैं, पहले वो चैप्टर को कर लेना ध्यान से। आज हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है साउंड वेव एंड मोशन। तो बेसिकली दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है अगर मैं फिज़िक्स की बात करूं, क्योंकि सी डी एस, एन डी ए और सी ए पी एफ में इस चैप्टर से हर साल लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और अगर मैं एस एस सी या अदर स्टेट एग्ज़ाम्स की बात करूं, तो उन एग्ज़ाम्स में भी 1 से 2 क्वेश्चन तो वो इस चैप्टर से हमेशा ही पूछता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कभी भी एग्ज़ाम में इस चैप्टर को छोड़ के मत जाना। ठीक है, पहले हम इस चैप्टर में वेव के बारे में करेंगे, वेव और उसके मोशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम साउंड पे आएंगे और लास्ट में हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। क्योंकि इस चैप्टर से मैंने देखा है कुछ सिंपल से न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है तो आप इजीली न्यूमेरिकल्स को कर लोगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम वेव और मोशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं वेव है क्या। वेव कुछ भी नहीं है, इट इज़ जस्ट द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड इन ए मीडियम। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई वाटर बॉडी ले लो आप, रिवर, सी या पॉन्ड, आपने मान लो उसमें किसी स्टोन को फेंका, तो आपने देखा कुछ वेव सी बन जाती है उसमें। ठीक है, कुछ इस तरह की साइनोसोडियल फॉर्म में कुछ एनर्जी सी ट्रांसफ़र करती है, उसी को हम कहते हैं बेसिकली वेव। ठीक है, सिंपल भाषा में उसी को हम कहते हैं वेव। अगर आपने डेफिनेशन को देखना है तो ये डेफिनेशन भी आप आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, इट इज़ जस्ट द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड एट ए पॉइंट इन ए मीडियम। ठीक है जी, एंड इज ट्रांसमिटेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द मीडियम। ठीक है, वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में आपको पता ट्रांसफ़र भी करती है। जब वेव हमारी एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसफ़र करती है तो कुछ एनर्जी भी ट्रांसफ़र होगी। ठीक है, उसी एनर्जी को हम कह देते हैं वेव मोशन। ठीक है, द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स इज कॉल्ड एज वेव मोशन। ठीक है, तो घबराना मत, वेव के बारे में जस्ट आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ये तो जस्ट मैंने आपको डेफिनेशन नोट्स बनाने के लिए लिख दी है। ठीक है जी, अब हम चलते हैं आगे। अब दोस्तों हमने कुछ बेसिक टर्म्स देखनी है जो वेव्स के साथ एसोसिएटेड है, क्योंकि जिसके बगैर आपका चैप्टर इनकम्प्लीट रह जाएगा। ठीक है, आगे वाला हिस्सा तभी समझ आएगा अगर आपका बेसिक पार्ट स्ट्रांग है। ठीक है जी, जैसे मैंने आपको बताया कि वेव कुछ इस फॉर्म में ट्रैवल करती है, इस फॉर्म को हम कह देते हैं साइनोसोडियल फॉर्म। ठीक है जी, जो ये ऊपर वाला हिस्सा होता है इसे हम दोस्तों कहते हैं क्रस्ट। ठीक है जी, नीचे वाले हिस्से को हम कहते हैं ट्रफ। जो पहली टर्म हम इसके बारे में पढ़ेंगे उसका नाम है एम्पलीट्यूड। ठीक है, एम्पलीट्यूड है क्या? द मैक्सिमम हाइट टू विच द क्रस्ट और ट्रफ कैन बी रीच्ड इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। ठीक है, कुछ भी नहीं है, ये मैक्सिमम हाइट जहाँ तक ये जाएगी वेव, ऊपर वाला हिस्सा या क्रस्ट या ट्रफ, उसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है, इसे हम कैपिटल ए के साथ डिनोट करते हैं। ठीक है, दूसरी टर्म आती है आपकी वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम लैम्डा के साथ डिनोट करते हैं। ठीक है जी, वेवलेंथ है क्या? द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट। ठीक है, ये मान लो दो क्रस्ट हैं, इनके बीच में जो दूरी है इसे हम कहते हैं वेवलेंथ। इसे हम लैम्डा के साथ डिनोट करते हैं। ठीक है, इसे हम लैम्डा के साथ डिनोट करते हैं, इसे हम। ठीक है, तीसरी टर्म जो आती है आपकी आती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को दोस्तों हम न्यू के साथ डोनेट करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा हम ऊपर की तरफ इसको एलोंगेशन कर देते हैं वी की, तो इसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या है? द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए मीडियम इन ए सेकेंड। ठीक है, उसे हम कह देते हैं फ्रीक्वेंसी। अब एक रिलेशन भी आपको याद रखना है, वैसे मैं आपको आगे के हिस्से में भी कराऊंगा, लेकिन पहले ही आपको अगर समझ आ जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, सी इज इक्वल टू न्यू लेमडा। ठीक है, यहाँ पर न्यू क्या है हमारा? फ्रिक्वेंसी। लेमडा क्या है? वेवलेंथ। तो इस एक्सप्रेशन से हमें ये बात तो समझ आ जाती है कि जो हमारी फ्रिक्वेंसी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के। ठीक है, अगर वेवलेंथ आपकी बढ़ रही है फ्रिक्वेंसी कम होगी, अगर फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है तो वेवलेंथ आपकी कम होगी।
ठीक है जी, ये बात आपको होप सो समझ आ गई होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं दोस्तों आगे। अब हमने दोस्तों वेव्स क्लासिफिकेशन के बारे में कुछ बातों को समझना है। वेव दोस्तों बेसिकली दो तरह की होती है। एक होती है हमारी मैकेनिकल वेव, और दूसरी कैटेगरी होती है हमारी नॉन मैकेनिकल वेव की। मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती हैं दोस्तों जिन्हें ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, मैकेनिकल वेव्स को कोई ना कोई मीडियम चाहिए, सॉलिड लिक्विड या गैस कुछ भी हो उसे चाहिए। नॉन मैकेनिकल वेव्स को कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये वैक्यूम से भी चले जाती हैं। मैकेनिकल वेव्स दोस्तों आगे दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव, और दूसरी वाली होती है ट्रांसवर्स वेव। अब हमने लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव्स के बारे में समझना है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में दोस्तों क्या होता है कि मान लो अगर वेव हमारी इस तरफ जा रही है, पार्टिकल्स भी इसी तरफ जाएंगे, जो पार्टिकल्स होंगे मीडियम के वो भी इसी तरफ जाएंगे, लेकिन वो सीधे ही चले जाएंगे। ठीक है, अगर वो सीधे जा रहे हैं तो वो लॉन्गिट्यूडनल है। अगर वो परपेंडिकुलरली जा रहे हैं, अगर आपके जो पार्टिकल्स हैं वो परपेंडिकुलरली जा रहे हैं, उससे हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल की एग्जांपल होगी आपकी साउंड। ठीक है, ट्रांसवर्स की एग्जांपल होगी आपकी ईएम वेव। ठीक है, तो जल्दी से इसकी रिवीजन करते हैं हम। वेव्स दो तरह की होती हैं, एक होती है मैकेनिकल और दूसरी होती हैं नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल्स को ट्रैवल करना है तो कोई ना कोई मीडियम चाहिए। नॉन मैकेनिकल को कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मैकेनिकल आगे दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक है लॉन्गिट्यूडनल और दूसरा है ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल में पार्टिकल्स आपके सीधे के सीधे चले जाएंगे। ठीक है, इफ़ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द वेव, ठीक है, उसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। और ट्रांसवर्स में वो बेसिकली क्या करेंगे, जो पार्टिकल्स होंगे जाएंगे तो उसी तरफ ही। ठीक है, ये मत कन्फ्यूजन करना, जाएंगे तो उसी तरफ ही लेकिन वो परपेंडिकुलरली जाएंगे। ठीक है, इसकी एग्जांपल आपको पता ही है जी, ईएम वेव्स होगी। ठीक है, अब हमने दोस्तों लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में करना है। ठीक है, बस ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जाना है, लेकिन जितना मैं आपको करवाऊंगा बस उतना ही करना है आपने। अगर आप डायग्राम देखोगे तो ये लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव्स को अगर आपने डायग्रामेटिकली डिफरेंशिएट करना है तो ये कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव्स आप देखोगे पार्टिकल्स आपके परपेंडिकुलरली जा रहे हैं, सीधे जा रहे हैं 90 डिग्री के एंगल, और इसमें लॉन्गिट्यूडनल में जो आपके पार्टिकल्स जा रहे हैं बेसिकली वो कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस की फॉर्म में जा रहे हैं। कंप्रेशंस क्या होता है, जहाँ पर ये गैप बहुत ज़्यादा कम हो जाए। रेयरफेक्शन में गैप आपका बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब वो एरिया जहाँ पर बहुत ज़्यादा गैप है। ठीक है, ये हो गया आपका कंप्रेशन और ये हो गया आपका रेयरफेक्शन। तो इस कंडीशन में पार्टिकल्स जो हैं वो आपके सीधे ही जा रहे हैं, मतलब वो 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रहे हैं। अब हम चलते हैं दोस्तों आगे। ठीक है जी, इफ़ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द वेव, उसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस की फॉर्म में ट्रैवल करते हैं और सॉलिड लिक्विड और गैस में ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि तीन ही तो मीडियम है, और हमें पता है बेसिकली मैकेनिकल वेव्स को ट्रैवल अगर करना है तो कोई ना कोई मीडियम रिक्वायरमेंट चाहिए। तो वो सॉलिड भी हो सकता है, वो आपका लिक्विड भी हो सकता है, वो आपका गैस भी हो सकता है। और इसकी परफेक्ट एग्जांपल है साउंड। ठीक है, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। अभी कई बार वो सीधा क्वेश्चन ही पूछ लेता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव या मैकेनिकल वेव। ठीक है, तो याद रखना साउंड जो है हमारी वो लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव है। ठीक है, अब हम देखते हैं ट्रांसवर्स वेव्स के बारे में। ट्रांसवर्स वेव में क्या था, जो पार्टिकल्स हैं वो हमारे बेसिकली परपेंडिकुलरली ट्रैवल कर रहे हैं टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स। ठीक है, इसकी एग्जांपल है ईएम वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसके बारे में अब हम डिटेल में करेंगे क्योंकि ठीक है,
क्योंकि जो आपके एग्ज़ाम में जो मैंने देखा क्वेश्चंस पूछ रहे हैं वो बेसिकली ईएम वेव से ही आ रहे हैं 90%। ठीक है, 90% में पहले बता देता हूँ क्वेश्चन इसी टॉपिक से ही आएगा, ईएम वेव से। ओके भी, अब चलते हैं आगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ते हैं अब। हाँ जी भी, तो कई बार दोस्तों वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में वो पूछ लेता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज अबाउट द ईएम वेव्स आर करेक्ट और रॉन्ग। ठीक है, तो याद रखना ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। पहला सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है इसका, वो तो आप लोगों को पक्का याद होना चाहिए, रट लेना इस पॉइंट को, कि ईएम वेव्स को ट्रैवल करने के लिए कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती हैं, ये वैक्यूम से भी चली जाती हैं। ठीक है, दे ईएम वेव्स डोंट रिक्वायर्ड एनी मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। ठीक है, ये बात का भी ख्याल आपने रखना है। ये हवा से भी चले जाती हैं, वैक्यूम से भी चले जाती हैं, और इनकी जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर ही है, ये बात भी याद रखना भी। स्पीड ऑफ लाइट हमें पता है क्या होती है, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है भी, पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा है कि ईएम वेव्स को ट्रैवल करने के लिए कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। दूसरी बात, ये हवा से भी चले जाती हैं, वैक्यूम से भी चला जाती हैं, और इनकी जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर ही है। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन मत क्रिएट करना, स्पीड ऑफ साउंड डिफरेंट है, लेकिन जो स्पीड ऑफ ईएम वेव है वो है आपकी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही है। अब अगर इनकी नेचर की बात करें तो दोस्तों ये हमारी ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव्स कौन सी थी, जो जैसे कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया, जो परपेंडिकुलरली ट्रैवल करती हैं। ठीक है, और इनकी नेचर क्या है, न्यूट्रल है जी, ये ना ही ये पॉजिटिव चार्ज हैं ना ही ये नेगेटिव चार्ज हैं, ये न्यूट्रल हैं। ठीक है, और ईएम वेव्स के कॉन्सेप्ट को दिया किसने था, याद रखना दोस्तों, मैक्सवेल ने। एसएससी जैसे पेपरों में या रेलवे के जैसे पेपरों में वो यहाँ से आपको पूछ सकता है। ठीक है, कई बार वो साइंटिस्ट का नाम भी पूछ लेता है, जैसे इस बार के एसएससी के एग्ज़ाम में डॉपलर इफेक्ट का उसने पूछ लिया था। ठीक है, तो याद रखना मैक्सवेल ने किया था। ठीक है, अब जैसे कि हमें पता है कि ये तो न्यूट्रल है, ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, इसीलिए ना ही ये डिफ्लेक्शन शो करती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में और ना ही ये डिफ्लेक्शन शो करती हैं मैग्नेटिक फील्ड में। तो दोस्तों आपने इतनी प्रॉपर्टीज ही कर लेना, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी होंगी ये। ठीक है जी, अब हम चलते हैं दोस्तों आगे, इस टॉपिक में और हमने डिटेल में जाना है। तो बेसिकली दोस्तों अगर मैं ईएम स्पेक्ट्रम की बात करूं तो ईएम स्पेक्ट्रम में दोस्तों बेसिकली हमारी 7 वेव्स होती हैं। ठीक है जी, गामा रेस, एक्स रेस, अल्ट्रावायलेट रेस, विजिबल, इंफ्रारेड रेस, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स, ये बेसिकली 7 वेव्स हैं। आपने दोस्तों इनको इसी सीक्वेंस में ही याद रखना है। ठीक है जी, तो इसका मैंने एक निमोनिक भी बनाया हुआ है, वो आप याद रख लेना, GXUVIMR। ठीक है, इसी सीक्वेंस में ही याद रखना है आपको। अब सेकंड पॉइंट, आपने इन 7 वेव्स या रेस के बारे में क्या याद रखना है कि जो वेवलेंथ है, जैसे ही आप गामा से रेडियो वेव्स की तरफ जाओगे तो वेवलेंथ आपकी बेसिकली बढ़ रही है। ठीक है, वेवलेंथ आपकी जो है वो इंक्रीज करेगी। ठीक है, और आपको पता है जैसे मैंने आपको पिछले एक एक्सप्रेशन में बताया था कि C=ν तो इस एक्सप्रेशन से हमें ये बात समझ आ गई थी कि जो फ्रिक्वेंसी है हमारी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वेवलेंथ के। अगर वेवलेंथ आपकी बढ़ रही है नीचे से, सॉरी ऊपर से नीचे आते वक्त, तो जो आपकी फ्रिक्वेंसी है वो क्या होगी, कम होगी। ठीक है, ये बात का आपने ख्याल रखना है, एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है, वो 4 वेव्स के नाम आपको लिख देगा, जैसे गामा, इंफ्रा, माइक्रो, रेडियो, और बीच में आपको बोल देगा कि इनको आपने कर्नोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है इन दी सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ या फ्रिक्वेंसी। तो आपने बेसिकली वेवलेंथ के बारे में याद रखना है बस, वेवलेंथ अगर याद होगी तो फ्रिक्वेंसी आपको अपने आप ही याद हो जाएगी। तो दोस्तों होता क्या है कि एग्ज़ाम में हमें ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, तो इसीलिए मैं स्टूडेंट को हमेशा न्यूमेरिक बनाने की सलाह हमेशा देता हूँ। तो आपने जस्ट ये निमोनिक तो ज़रूर याद रखना है, GXUVIMR। तो एग्ज़ाम में सबसे पहले ये लिख लेना, फिर आपको ईजीली आप
क्वेश्चन को निकाल लोगे कि वेवलेंथ के बारे में क्या उसने पूछा है कि फ्रिक्वेंसी के बारे में उसने बेसिकली पूछा है। और एक एक्सप्रेशन दोस्तों आपने क्या याद रखना, E इज इक्वल टू एच न्यू। ई क्या है हमारी एनर्जी, न्यू क्या है हमारी फ्रिक्वेंसी। तो मेरा कहने का भाव ये है, इस एक्सप्रेशन से हमें ये बात का समझ आ रहा है कि जो एनर्जी है वो हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रिक्वेंसी के। मतलब अगर हमारी फ्रिक्वेंसी ऊपर से नीचे आते वक्त डिक्रीज हो रही है तो बेसिकली एनर्जी भी क्या होगी, डिक्रीज ही होगी। ठीक है, तो बाई चांस अगर उसने आपको कन्फ्यूजन में डालने की कोशिश करी, ठीक है, उसने बोल दिया कि ये कुछ 4 वेव्स या रेज हैं, इनको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के फॉर्म में लगाओ, तो घबराना नहीं है। जिस वेव की फ्रिक्वेंसी कम है उसकी एनर्जी भी कम ही होगी। ठीक है, क्वेश्चन कुछ ऐसा बनता है, वो लिख देगा गामा, ठीक है, एक्सरे, इंफ्रारेड रे और यूवी रेस। तो ये कुछ ऐसे बीच में साइंस डाल देगा ग्रेटर देन और स्मॉलर देन के, तो आपको कन्फ्यूजन में डालने के लिए, तो आपने कन्फ्यूजन में नहीं आना, ये निमोनिक साइड पे लिख लेना और आप इजीली क्वेश्चन को निकाल लोगे। ठीक है जी, तो याद रखना जब गामा से रेडियो की तरफ आप आ रहे हो, जो आपकी फ्रिक्वेंसी है वो कम हो रही है और जो वेवलेंथ है वो बढ़ रही है। कुछ एग्ज़ाम्स में दोस्तों वो इनकी कुछ वैल्यूज़ भी पूछ लेता है कि इसकी अल्ट्रा की वेवलेंथ क्या है, विजिबल की वेवलेंथ क्या है। तो वो मैं आपको नोट्स में वैसे बता दूंगा, लेकिन आपने इतनी टर्म्स रटने नहीं बैठना है, आपको बेसिकली विजिबल की याद होनी चाहिए। ठीक है, 90% वो आपसे विजिबल की ही पूछेगा। विजिबल की वेवलेंथ क्या है याद रखना, 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 8000 एंगस्ट्रॉम तक। हाँ जी भी, क्वेश्चन है मेरा आप सबके लिए, एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं। ठीक है, याद रखना एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। ठीक है, ये यूनिट्स एंड डायमेंशंस चैप्टर है, वो मैं आपको करवाऊंगा। इस चैप्टर के बाद हमने वही चैप्टर करना है। इस चैप्टर में आपको सारी यूनिट्स पता लग जाएंगी। चल ठीक है, एग्जाम में एक क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है। ठीक है, तो याद रखना एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। ठीक है, तो ये एक वैल्यू आपने याद रखनी है। और कई बार वो अल्ट्रा वायलेट की भी पूछ लेता है, तो अल्ट्रा वायलेट की याद रखना वो होती है 100 एंगस्ट्रॉम से लेके 4000 एंगस्ट्रॉम तक। ठीक है, बाकी की जो वैल्यूज़ हैं वो जस्ट आप टेबल में एक बार देख लेना, आपको बेसिकली सारी की सारी वैल्यूज़ नहीं रटनी है। ठीक है, थोड़ा सा आइडिया लगा लेना। ठीक है, अगर आपको ये बात का पता होगा कि ऊपर से नीचे जब आप आते हो तो आपकी वेवलेंथ बढ़ रही है, तो आप उससे भी आंसर निकाल सकते हो। अगर वैल्यूज़ पूछ ली, एसएससी जैसे एग्ज़ाम्स में वो बेसिकली ज़्यादातर पूछता है, तो ये भी आपने याद रखनी है। अब हमने दोस्तों इनके कुछ यूजेस देखने हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं रेडियो वेव्स का यूज़। ठीक है, पहला इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूज़ है। ठीक है, एयरफोर्स जो XY का पेपर हुआ था इस बार का, उसमें ये आ रखा था क्वेश्चन। ठीक है, तो याद रखना स्काई वेव प्रोपगेशन में रेडियो वेव्स का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मोबाइल फ़ोन्स में भी रेडियो वेव्स होती हैं, टेलीविज़न और जो ये रेडियो ट्रांसमीटर्स होते हैं, ठीक है, आपको पता है ना उनके ऊपर एक एंटीना लगा होता है। तो वो बेसिकली एंटीना करता क्या है, वो ऊपर हमारी चौथी लेयर है जो एटमॉस्फेयर की, वहाँ से टकराएगा और फिर से वापस आ जाएगा सिग्नल देने के लिए हमें। ठीक है, तो वो लेयर कौन सी, आइनोस्फेयर, उसके बारे में भी करेंगे चर्चा। तो फिलहाल के लिए आपको जस्ट ये बात का पता होना चाहिए कि रेडियो वेव का जो पहला यूज़ है वो क्या है, इट इज यूज्ड इन स्काई वेव प्रोपगेशन। दूसरा यूज़ इसका क्या है, फॉर टेलीविजन एंड रेडियो ट्रांसमीटर। तीसरा फॉर मोबाइल फोन्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी। ठीक है, मोबाइल फोन्स में भी रेडियो वेव्स का ही प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं माइक्रोवेव्स की। एक तो इसका आपको यूज़ पता ही है जी, कुकिंग पर्पज़ के लिए, ये तो बेसिक सा ही है। जो घरों में हमारे माइक्रोवेव होता है, जो वो खाना पकाता है, वो बेसिकली माइक्रोवेव्स की मदद से ही खाना अपना पकाता है। पहला इसका भी इम्पोर्टेंट है जी, बहुत बहुत। रडार्स में कौन सी होती हैं, रडार सिस्टम्स में, ठीक है, याद रखना माइक्रोवेव्स ही होती हैं।
तीसरा फॉर डिटेक्शन ऑफ स्पीड ऑफ टेनिस बॉल या क्रिकेट बॉल। ठीक है, जब भी आप क्रिकेट मैच भी देखते हो तो आप हमें पता चलता है कि बॉलर ने 140 की स्पीड पे बॉल फेंकी है या 150 की बॉल पे फेंकी है, तो वो बेसिकली माइक्रोवेव्स की मदद से ही पता चलता है सारा। ठीक है, याद रखना। चौथा, मूवमेंट ऑफ ट्रेन्स भी वाइल सिटिंग इन ए कंट्रोल। ठीक है, जो रेलवे स्टेशन पे मूवमेंट ऑफ ट्रेन्स होती हैं कि जो ट्रेन है हमारी वो कौन से प्लेटफॉर्म पे आ रही है, कब आ रही है, वो सारा कुछ आपको माइक्रोवेव से ही पता चलेगा। ठीक है जी, तो रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स के ये कुछ इंपॉर्टेंट यूज़ हैं जो आपको पता होने चाहिए। अब चलते हैं इंफ्रारेड पे। इंफ्रारेड से बहुत बार पेपर में आया क्वेश्चन। आता क्या है, रिमोट कंट्रोल में जो हमारा टीवी का रिमोट कंट्रोल होता है, याद रखना जी, उसमें इंफ्रारेड रेस का प्रयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बाकी वेदर फोरकास्टिंग में, सोलर वाटर हीटर्स में भी इंफ्रारेड का ही यूज़ हम करते हैं। अब हम बात करते हैं यूवी रेज या अल्ट्रा वायलेट रेस का। एक तो इसका यूज़ है बर्गलर अलार्म या फायर अलार्म में। ठीक है, जो फायर अलार्म हमारा होता है बेसिकली, जिसे हम बर्गलर अलार्म भी कहते हैं, उसमें यूवी रेस का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आपको पता है ना कि जैसे ही वो फायर अलार्म के कॉन्टेक्ट में थोड़ा सा भी स्मोक या हीट पैदा हो जाती है तो वो रिंग करना शुरू कर देता है। वो बेसिकली यूवी रेस पे ही काम करता है। ठीक है, दूसरा यूज़ इसका क्या है, वाटर प्योरीफायर्स में। ठीक है, जो हमारे घरों में वाटर प्योरीफायर्स लगे हैं बेसिकली, उसमें हम यूवी रेस का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, याद रखना, टू किल जर्म्स इन वाटर प्योरीफायर। अब हम बात करते हैं एक्स रेस की। एक्स रेस के बारे में तो आप लोगों ने सभी ने सुना भी होगा, लेकिन कुछ बातों के बारे में आपको नहीं पता होगा। ठीक है जी, पहला यूज़ फॉर डिटेक्शन ऑफ फॉल्ट्स होल्स इन फाइनल मेटल प्रोड्यूस्ड। ठीक है, याद रखना भी, जो बेसिकली अगर कोई बिल्डिंग में फॉल्ट वगैरह है तो ये तो है नहीं वो सारी बिल्डिंग को चेक करेंगे, तो वो बेसिकली दोस्तों क्या करते हैं, एक्स रेस को फेंक देते हैं। जहाँ से ये टकरा के वापस आ जाती हैं तो बेसिकली हमें पता चल जाता है कि इस एरिया में क्रैक है। ठीक है, याद रखना, ये पहला यूज़। ठीक है, एक्स रेस की और प्रॉपर्टी क्या है, ये हमारी एक्स रेस की ना एक प्रॉपर्टी होती है, ये हमारी बॉडी से तो पास हो जाती है। ठीक है, बेसिकली, लेकिन ये जो सॉलिड बॉडीज़ होती हैं उनमें से ये नहीं पास करती। इसीलिए इसका हम एयरपोर्ट चेक पॉइंट्स में भी इस्तेमाल करते हैं फॉर डिटेक्शन ऑफ एक्सप्लोजिव्स, ओपीएम, गोल्ड इन द बॉडी ऑफ स्मगलर्स। ठीक है, जो ये लोग स्मगलिंग करते हैं अपनी बॉडी से, उनका भी पता चल जाता है एक्सरेज की मदद से। ठीक है, और इन रेडियोथेरेपी टू क्योर अनट्रेसेबल स्किन डिजीज़। ठीक है, जो स्किन डिजीज़ हैं लोगों की, उनमें भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, चौथा इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हमारा भी एक्सरेज होता है तो आप लोगों ने देखा होगा जो डॉक्टर है ये कुछ सोल्यूशन सा हमारे उस हिस्से में लगा देता है। ठीक है, तो ये क्यों लगाया जाता है, ताकि उसका क्लियर व्यू मिल सके। तो वो सोल्यूशन का नाम आपने दोस्तों याद रखना, उसका वो होता है बेरियम सल्फेट। बहुत बार एग्जाम में आया ये। ठीक है, ड्यूरिंग एक्सरेज बेरियम सल्फेट इज गिवन टू द पेशेंट्स। ठीक है, याद रखना, टू हैव ए क्लियर व्यू ऑफ द एक्सरे। अब हम चलते हैं आगे। लास्ट है दोस्तों हमारी गामा रेस। ठीक है, गामा रेस का पहला बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है, बहुत बार एग्जाम में आया ये भी। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एंड ट्यूमर्स, याद रखना, गामा रेस का प्रयोग किया जाता है। एक बात का दोस्तों ख्याल रखना, इसमें भी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो जाती है। अगर तो उसने रेस पूछी कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेस इज़ यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर और ट्यूमर, तो आपने गामा रेस को टिक कराना है। अगर उसने आइसोटॉप पूछ लिया तो वो होता है हमारा कोबाल्ट 60। ठीक है, वो याद रखना, होता है हमारा कोबाल्ट 60। अगर उसने मेटल पूछ लिया तो वो याद रखना, वो होता है प्लेटिनम। ठीक है, मेरे को ये एफ कैट के एग्ज़ाम में उसने मेटल पूछ लिया था, तभी मैंने यहाँ पर लिखा है, याद रखना वो प्लेटिनम है। आइसोटोप कोबाल्ट 60 है। और कैंसर की बात करें तो वो गामा रेज, अगर रेज उसने पूछ ली तो वो हमारी गामा रेज। सेकेंड यूज़ इसका क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है जी, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। ठीक है, ये हम करेंगे बेसिकली जब हम केमिस्ट्री का चैप्टर करेंगे, एटॉमिक न्यूक्लियस के बारे में जब पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि न्यूक्लियस की कैसे खोज हुई थी, कौन से साइंटिस्ट ने की थी, क्या वो स्टोरी पढ़ेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए आपने ये बात ही याद रखनी है कि एटॉमिक्स न्यूक्लियस के बारे में अगर आपने पढ़ना है तो वो गामा रेस की हेल्प से ही आप कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों ये थे इन सारी रेस के यूज़, आप लोगों ने इतने करने हैं। ये मैक्सिमम वो इंफ्रारेड से पूछता है या वो माइक्रोवेव से पूछता है, लेकिन मैंने आपको सारे ही करवा दिए। गामा रे से भी पूछे जाते हैं वैसे तो ये आपने जस्ट इतने ही करने हैं, कम करवाए हैं लेकिन बस ये कर लेना।
अब बात करते हैं रेडियो एंड टेलीविज़न ट्रांसमिशंस में। जैसे मैंने आपको बताया भी था कि हम उसमें रेडियो वेव्स का हेल्प लेते हैं, ठीक है, यूज़ करते हैं अगर हमने रेडियो टेलीविज़न ट्रांसमिशन करनी है। तो बेसिकली वो कौन सी लेयर से टकरा के आती हैं ये रेडियो वेव्स, वो है आइनोस्फीयर। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखना आइनोस्फीयर, ठीक है। बेसिकली हमारे जो एटमॉस्फेयर में 4 लेयर्स होती हैं। सबसे पहली कौन सी होती है? ट्रोपोस्फेयर। इसके ऊपर होती है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर। उसके ऊपर कौन सी होती है? मीजोस्फेयर। और इसके ऊपर होती है हमारी दोस्तों आइनोस्फेयर। और लास्ट में आती है हमारी एक्सोस्फेयर, जो कि है स्पेस। तो ये लेयर्स भी आपको याद होनी चाहिए। ज्योग्राफी का टॉपिक है लेकिन पूछा जाता है बहुत बार। लेयर्स की क्रोनोलॉजी आपको इसी सीक्वेंस में याद रखनी है। ये तो याद रख लेना। एम आई का फ़ोन नहीं आता, वो याद रख लेना। एम से मीजोस्फेयर, आई से आइनोस्फेयर, ठीक है। तो मीज़ो के बाद आती है आइनोस्फेयर, चौथे नंबर की ये लेयर है। यहाँ से बेसिकली ट्रोपो हमारी है अर्थ, ठीक है। स्ट्रेटो होता है वेदर, ठीक है। और जो ये हमारी रेज हैं वो ऐसे जाएंगी, मीज़ो स्फेयर के बाद जो आइनोस्फेयर आती है वहाँ से टकराएंगी और ऐसे ही आ जाएंगी, ठीक है। तो ट्रांसमीटर से सिग्नल निकलेगा, आइनोस्फेयर पर टकराएगा और ये रिसीवर के पास चला जाएगा, ठीक है। तो ये रेस कौन सी हैं? रेडियो वेव्स, ठीक है, याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो दोस्तों हमारा पहला पार्ट ख़त्म हो गया है, बेसिकली जो था हमारा वेव्स और मोशन। अब हमने साउंड के बारे में पढ़ना है, ठीक है। हाँ जी भी, साउंड क्या है? जिसे जैसे कि हमें पता है आवाज़ जिसे हम कहते हैं, सिंपल भाषा में साउंड क्या है? आवाज़। अगर हम साइंस की भाषा में करें, इट इज़ जस्ट द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, जो हमारे ईयर्स में सेंसेशन पैदा करती है। याद रखना, साउंड हमेशा उसी बॉडी से प्रोड्यूस की जाती है जो बॉडी वाइब्रेट करे। साउंड बेसिकली वाइब्रेशन ही है। अगर हम साइंस की भाषा में बात करें, साउंड हमारी बेसिकली वाइब्रेशन ही है, ठीक है, जो एनर्जी या वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करेगी, जो हमारी ईयर्स में आके सेंसेशन पैदा करे, ठीक है। साउंड कुछ नहीं है, बेसिकली साउंड इज़ जस्ट द मैयर ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ ईयर टू द साउंड, कि कैसे हम साउंड को रिस्पॉन्स कर रहे हैं, उसी को हम कहते हैं बेसिकली साउंड। इसकी अगर नेचर की बात करें तो याद रखना, साउंड वेव्स की जो नेचर है वो लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स हैं ये, ठीक है। दीज आर बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स, ठीक है। यहाँ से पेपर में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। कहने का भाव ये है, साउंड को ट्रैवल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, और चाहे वो गैस हो। कोई ना कोई मीडियम तो होना चाहिए, ठीक है। मतलब कहने का भाव ये है, साउंड कभी भी वैक्यूम से ट्रैवल नहीं करेंगी, ठीक है। अगर आप वैक्यूम में बोलोगे तो आपकी लिपसिंग हो जाएगी, लेकिन जो सामने वाला बंदा है वो आपको सुन नहीं पाएगा। अगर आपने एक्सपेरिमेंट करना है करके देख लेना वैक्यूम में, ठीक है जी। तो साउंड के बारे में जो पहली चीज़ आपने याद रखनी है, बार बार कह रहा हूँ, वो यही याद रखनी है, इट इज़ ए लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव। अब हम चलते हैं आगे। साउंड को बेसिकली दोस्तों हम 3 पैरामीटर्स के साथ डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक है फ्रिक्वेंसी, दूसरा है आपका एम्पलीट्यूड, तीसरा है आपका स्पीड। सबसे पहले इनका बेसिक समझ लो, फिर हम आने वाली स्लाइड्स में इनको डिटेल में करेंगे, ठीक है जी। सबसे पहले बात करते हैं फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी का वो पैरामीटर है जो हमें साउंड को श्रिलनेस के साथ डिफरेंशिएट करने में मदद करता है। मतलब अगर दो साउंड है, उनकी हमने शार्पनेस को पता करना है तो हम फ्रिक्वेंसी की हेल्प करते हैं, ठीक है। एम्पलीट्यूड इज रिलेटेड टू लाउडनेस, ठीक है। कौन ज़्यादा ज़ोर से बोल रहा है उसका हमें पता कैसे चलता है? एम्पलीट्यूड के साथ। फ्रिक्वेंसी के साथ हमें शार्पनेस पता चलती है या श्रिलनेस किसी दो साउंड्स की, ठीक है। और स्पीड के साथ हमें पता है कि कौन बंदा तेज बोल रहा है, कौन बंदा स्लो बोल रहा है, बेसिकली उसका पता चलता है, ठीक है।
अब हमने इन तीनों पैरामीटर्स को डिटेल में करना है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी, फ्रीक्वेंसी वो करेक्टरिस्टिक्स है जो किसी साउंड को श्रिलनेस के बेस पे या शार्पनेस के बेस पे डिफरेंशिएट करे। ठीक है, द पिच, श्रिलनेस, पिच है क्या जी, श्रिलनेस और शार्पनेस ऑफ साउंड कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय फ्रीक्वेंसी। ठीक है, याद रखना, पेपर में सीधा क्वेश्चन आ सकता है, पिच या श्रिलनेस या शार्पनेस ऑफ साउंड कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, स्पीड, इंटेंसिटी, ऐसे करके वो आपको कन्फ्यूजन में डाल देगा। तो आपने याद रखना है वो फ्रीक्वेंसी के बेस पे आपको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, ये बात आपने अपने जनरल लाइफ में देखी भी होगी कि जो वुमेन्स की वॉइस है वो थोड़ी सी शार्प होती है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ मैन। क्यों? बिकॉज वुमेन्स हैव हाई पिच या हाई शार्पनेस। ठीक है, तो याद रखना, द फास्टर द वाइब्रेशन ऑफ द सोर्स द हाइयर इज द फ्रिक्वेंसी और हाइयर इज द पिच, ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। ठीक है, और वुमेन्स वॉइस को अगर आपने मेंस की वॉइस से डिफरेंशिएट करना, वो यहीं से ही हमें पता चलता है, फ्रिक्वेंसी से ही। ओके है जी, अब हम चलते हैं एम्पलीट्यूड में। एम्पलीट्यूड इज रिलेटेड टू लाउडनेस। ठीक है, सीधी सी बात है, अगर कोई दो बंदे बोल रहे हैं, एक बंदा ज़्यादा ज़ोर से बोल रहा है, एक बंदा स्लोली बोल रहा है, तो बेसिकली हमें पता चल जाता है सारा। ठीक है, एम्पलीट्यूड था क्या? ठीक है, जो मैक्सिमम हाइट पे क्रस्ट या ट्रफ जाए, ठीक है, उसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड, जिसे हम कैपिटल ए के साथ भी डिनोट करते हैं। ठीक है, द लार्जर द एम्पलीट्यूड द ग्रेटर इज द एनर्जी दैट पासिस थ्रू एनी प्लेस पर यूनिट टाइम एंड लाउडर इज द साउंड। ठीक है, सीधी सी बात याद रखना, ज़्यादा मत कन्फ्यूजन में जाना। लार्ज एम्पलीट्यूड, लार्ज लाउडनेस, दे आर आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। और लाउडनेस की एसआई यूनिट भी याद रखना, वो है डेसिबल। ठीक है, इसे हम डिनोट कैसे करते हैं? स्मॉल डी कैपिटल बी के साथ। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है कि जो लाउडनेस की एसआई यूनिट है, पेपर में पूछी जा सकती है, वो कौन सी है? वो है डेसिबल। ठीक है, जो हमारी ह्यूमंस की जो हियरिंग कैपेसिटी है जो सही है, वो बेसिकली हमारी 80 डेसिबल ही है। ठीक है, 80 डेसिबल के बाद हमें सुनाई नहीं देता है। ठीक है, तो क्यों? हमारे कान में ज़्यादा वाइब्रेशन होनी शुरू हो जाएगी और हमारे जो कान का जो पर्दा है वो फट भी सकता है। ठीक है, इसलिए हम अपनी जो हियरिंग कैपेसिटी है वो लूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा भी होगा, जो बेसिकली फाइटर जेट्स या जो ये बड़े एरोप्लेन में लोग ट्रैवल करते हैं, उनके जो कानों में वो हेडफोन से लगा देते हैं, वो बेसिकली इसी पैरामीटर को कम करने के लिए लगाते हैं, लाउडनेस वाले पैरामीटर को, ताकि जो हमारा ईयर है वो डैमेज ना हो सके। तीसरा पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी ऑफ साउंड। अब मान लो अगर हमने दो साउंड्स को डिफरेंशिएट करना है एक दूसरे से, उनकी पिच भी सेम है, उनकी लाउडनेस भी सेम है, तो हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? क्वालिटी ऑफ साउंड से। क्वालिटी ऑफ साउंड का दूसरा नाम हम इसे टिम्बर इफेक्ट भी कहते हैं, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसे हम टिम्बर ऑफ साउंड भी कह देते हैं। ठीक है क्या? अगर दो साउंड्स को डिफरेंशिएट करना है जिनकी पिच भी सेम है, लाउडनेस भी सेम है, तो हम टिम्बर या क्वालिटी ऑफ साउंड का यूज़ कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल की अगर बात करें, ठीक है, जो हमारे म्यूज़िक में 7 ट्यून्स है, सारे गा पा धा नी सा, ठीक है, उनकी लाउडनेस भी सेम होती है, पिच भी सेम होती है, तो वो लेकिन हमें सुनाई तो अलग अलग दे रही हैं। ट्यून्स जो होती हैं, जो ट्यून्स ऑफ म्यूज़िक हैं, ठीक है, लाउडनेस तो सेम है, उनकी पिच भी सेम है, लेकिन सुनाई हमें अलग दे रही है, वो क्वालिटी ऑफ साउंड की वजह से ही सुनाई अलग दे रही है। ठीक है, टिम्बर इफेक्ट की वजह से ही हमें वो डिफरेंशिएट करके हमें दिखा रहा है। ठीक है, अब हम दोस्तों बात करते हैं स्पीड ऑफ साउंड की, जो हमारा थर्ड पैरामीटर था, स्पीड ऑफ साउंड। याद रखना भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन सॉलिड्स एंड इज मिनिमम इन गैसेस। ऐसा क्यों जी?
क्योंकि सॉलिड्स में दोस्तों क्या होता है, बेसिकली जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं। ठीक है, सॉलिड्स में जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होती है, तो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में एनर्जी ट्रांसफ़र करना आसान होता है। इसीलिए स्पीड ऑफ साउंड याद रखना, इट इज़ मैक्सिमम इन सॉलिड्स एंड मिनिमम इन गैसेस। ठीक है, ऐसे वो एक्सप्रेशन देके भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, एक ऑप्शन ये दे देगा, दूसरी ऑप्शन में साइन चेंज कर देगा, तीसरी ऑप्शन में लिक्विड को आगे रख देगा, और चौथी ऑप्शन में वो गैस को भी आगे पीछे कर सकता है। ठीक है, याद रखना ये बात भी। स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन सॉलिड्स, मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम। एक जगह से दूसरी जगह पे एनर्जी का ट्रैवल करना ईजी हो जाता है। ये पॉइंट भी याद रखना है आपको दोस्तों। बेसिकली जब भी याद रखना, साउंड एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, मान लो सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस या कोई भी मीडियम में जा रही है, उसकी वेवलेंथ और वेलोसिटी चेंज होगी, पर फ्रिक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती है। ठीक है, देयर इज़ नो चेंज इन इट्स फ्रिक्वेंसी, बट वेवलेंथ और वेलोसिटी चेंज आपकी होगी। ठीक है, ये था दोस्तों आपके सारे करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड, क्वालिटी ऑफ साउंड, एम्पलीट्यूड, फ्रिक्वेंसी। ठीक है, एग्ज़ाम में ये आता है, आराम से कर लेना, नहीं तो ये टेबल ही कर जाना बहुत है। ठीक है, कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया है। अब हम बात करते हैं स्पीड ऑफ लाइट और साउंड को, अगर हमने दोनों को कंपेयर करना हो। देखो भी दोस्तों, आप लोगों ने एक बात नोटिस की होगी कि जब भी थंडर स्टॉर्म और लाइटनिंग होती है, तो जो लाइट होती है, जो जब बिजली कड़कती है तो लाइट हमें पहले दिखाई देती है, और जो आवाज़ होती है वो हमें बेसिकली कुछ सेकंड्स के बाद कई बार सुनाई देती है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि जो स्पीड ऑफ लाइट है बेसिकली दोस्तों वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और जो स्पीड ऑफ साउंड इन हवा की बात करें, वैसे हर मीडियम में अलग अलग होती है, लेकिन हवा में हम एक बेसिक टर्म ले लेते हैं, वो होती है 331 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो देखने से ही पता चलता है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो एज कंपैरिजन टू साउंड बहुत ज़्यादा है। इसीलिए दोस्तों हमें लाइट पहले दिखाई देती है और थंडरस्टॉर्म में आवाज़ बाद में सुनाई देती है। ठीक है, बिकॉज लाइट इज सीन मच अर्लियर दैन द साउंड ऑफ थंडर इज हर्ड ऑल्दो दे आर प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली। क्यों? तो स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है। ठीक है, ये बात भी आपने याद रखनी है। तो आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है हमारा सोनिक बूम। सोनिक बूम कुछ नहीं है, जब भी दोस्तों कोई भी बॉडी ट्रैवल करती है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर से ज़्यादा, मतलब 330 मीटर पर सेकंड से अगर कोई बॉडी ज़्यादा ट्रैवल कर रही है तो एक बूम सी आवाज़ आती है। ठीक है, उसी को हम कहते हैं सोनिक बूम। ये आपने देखा भी होगा जब ये फाइटर जेट्स होते हैं या जो ये फाइटर प्लेन्स होते हैं, जो ये हवा में जब ये पास होते हैं तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है हमें घर में। ठीक है, तो वो बेसिकली सोनिक बूम ही होता है। ठीक है, जब कोई बॉडी स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा ट्रैवल करे उसे हम कहते हैं सुपरसोनिक स्पीड। ठीक है, जब इससे कम करे वो उसे हम कहते हैं सबसोनिक स्पीड। इसके बारे में भी हम करेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए आपको इतनी बात का ही पता होना चाहिए कि सोनिक बूम है क्या। ठीक है, ये जेट एयरक्राफ्ट, जब ये बुलेट चलाते हैं हम, उसकी आवाज़ भी आती है। ठीक है, बुलेट बाइक की बात नहीं कर रहा हूँ, बेसिकली उसकी आवाज़ भी आती है। जो ये हम फायर लगाते हैं गन से, ठीक है, तो याद रखना तभी हमें आवाज़ क्यों आती है, वो बेसिकली हमारा सोनिक बूम ही होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है। जितना करवाया है उसको रिवाइज ज़रूर करके आना। अगली क्लास में हम साउंड के बारे में और डिटेल में जाएंगे कि साउंड की कितनी वैरायटीज़ हैं, कहाँ कहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, और न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। और अगली क्लास में मैं कोशिश करूँगा कि आपका चैप्टर ख़त्म करवा दूँ। ठीक है जी, ओके, थैंक यू। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके, थैंक्स।